बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत देर से हाज़िर हो रहे हैं, इसके लिए माज़रत। आज हम बात करेंगे बहुत से इंतहाई क्रिटिकल इश्यूज़ पे। जैसा कि अमेरिका में आपने देखा होगा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ है, जो ट्रंप टैरिफ के नाम से वर्ल्ड में मशहूर है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद तीसरी जंग अज़ीम होने वाली है। जंग अज़ीम होगी या नहीं होगी, हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी स्टॉक मार्केट थोड़ा अर्सा के लिए क्रैश की, फिर स्टेबल हो गई, क्या महंगाई होगी या नहीं होगी, और इसके मतलब हमें फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी होंगी। उसके बाद इंडिया ने वक्फ बिल पास किया है और वो कोई 9,40,000 से ज़्यादा जो मुसलमानों की जायदादें उन पर को कब्ज़ा करना चाहती है। और इनकी प्रॉपर्टी की जो एक कम से कम कीमत मतलब इंडियन रियासत ने लगाई है वो 7.25 अरब डॉलर है। तो ये जायदादें वो हड़प करना चाहती है। इसी तरीके से बांग्लादेश बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं, आप समझ लें कि वज़ीर आज़म हैं, वो चाइना के दौरे पर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने इंडिया के गर्दन पे अंगूठा रख दिया। वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया की जो 7 सिस्टर्स के नाम से नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें हैं वो चिकन हैंक से जुड़ी हुई हैं, और चिकन नेक जो है सॉरी वो एक ऐसा बारीक सी पट्टी है जो उन 7 रियासतों को इंडिया के मेजर जो पोर्शन है उससे मिलाती हैं। और इसी रास्ते से जो है वहाँ फ़ौज भी दाखिल होती रही है। जो आपको मालूम ही है कि इन 7 रियासतों में, नागालैंड में, मेघालय में, आसाम में क्या कुछ नहीं होता रहा, उत्तर अपना अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सारी मतलब इसी तरीके से वहाँ पे इस रास्ते से। तो इंडिया ने उससे ये इशारा लिया है कि शायद बांग्लादेश जो है वो चाइना को ये कह रहा है कि आप अगर हमें मजबूत करें तो खलीज बंगाल में जिसके हम वारिस हैं, तो हम चिकन नेक जो है इसको काबू कर लेंगे, मतलब इंडिया को दबाव में ले आएंगे। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलमिया हम देख ही रहे हैं फ़लस्तीन में, और मुख्तलिफ मीडिया पे आ रहा है कि शायद आखिरी इमारत जो है ना वहाँ पे जिसमें कुछ लोग भी रह सकते थे वो गिर गई है, गिरा दी गई है। और जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, वो तो आदमी देख नहीं सकता और मतलब बयान से बाहर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका, जहाँ ट्रंप टैरिफ जो है वो लग चुका हुआ है। और ट्रंप टैरिफ की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीफ जो ट्रंप साहब ने दिया वो बरतानिया को दिया, जहाँ 10% उन्होंने फ्लैट तकरीबन मिनिमम डिस्काउंट टैरिफ जो उन्होंने उस पर लगाया। या हम बात कर लेते हैं टैरिफ है क्या और इससे कन्फ्यूजन पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ है। टैरिफ एक्चुअली अमेरिका जो है वो अपने लोगों पे लगा रहा है, यानी ट्रंप साहब जो हैं वो अपने जो उनके अवाम हैं उनको महंगी चीज़ें देना चाह रहे हैं। जब भी किसी बिलियनियर की गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में आ जाती है तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करती है, इसी तरीके से उसके एक्शंस होते हैं जिसमें अरबपतियों को फ़ायदा होता है। टैरिफ मीन्स के जो पाकिस्तान से माल फ़र्ज़ करें कि जी अमेरिका जा रहा है 100 रुपये में, वो टैरिफ अमेरिका में लगा है, हमारे लिए नहीं लगा। हमारी कमोडिटी मसनूआत उसी तरह से वहाँ पे जाएंगी, लेकिन अमेरिकी हुकूमत वहाँ पे उस पर 29% टैरिफ लगा देगी, और वो मसनूआत अमेरिका में जो मिस्टर विल्सन या जॉनसन बैठे हुए हैं उनको वो 129 रुपये में पड़ेगी। हमारे ऊपर से कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि क्या हमारी मसनूआत कंपेटिटिव रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो टैरिफ जो है चूँकि अक्रॉस द बोर्ड सब पे लग गया है। अब हमारी मसनूआत जो जिन शोबों में हम अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे थे वो उनमें ताइवान था, उनमें बांग्लादेश था, इंडिया था, तो ये भी टैरिफ से बचे हुए नहीं है, इन पे भी टैरिफ है। तो इंटरनेशनल मार्केट में, मंडी में हमारी सेल परचेज जो अमेरिका के साथ है वो उसी तरीके से बरकरार रहेगी। अच्छा, अब मार्केट क्रैश कहाँ करेगी? देखें, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन 12 अरब डॉलर की है। हम वहाँ से तकरीबन जो है वो 7.3 अरब डॉलर की इंपोर्ट है और 4.1 डॉलर की एक्सपोर्ट है। 4.4 ये 2024 के फिगर्स में बता रहा हूँ। तो मतलब इसमें हमें मतलब कोई बड़ा मेजर हमारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के स्टॉक मार्केट में नहीं है, अमेरिका के जो बिलियनियर्स की कंपनीज उनमें नहीं है। उन लोगों को ख़तरा है जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ के मगरमच्छ कंपनीज़ में है। अब देखें, जब पेट्रोलियम प्राइसेस वहाँ पे इस मार्केटें क्रैश की तो पेट्रोलियम की मार्केट भी क्रैश कर गई, और ब्रेंट मार्केट में खाम तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो 63.4 डॉलर पर बैरल पे आ गया। ब्रेंट मार्केट मीन्स वो मार्केट जो यूरोप को और अमेरिका को डील करती है। तो उसमें जब ये गिरा तो इससे सारी की सारी क्रैश करके मिडल ईस्ट की मार्केट, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस जब गिरी ब्रेंट में तो लिंक सारी मंडियाँ एक जैसी होती हैं, तो उस वहाँ पे भी फ़र्क आ गया। अब आरामको बैठ गई, आरामको के साथ अपना एक्सॉन को लॉस हुआ, तो जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनके शेयर धड़ाम से गिर गए। अच्छा, अब इन कंपनीज में इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, उसको भी हिसाब तो देना ही होगा ना। 70 अरब डॉलर की अडानी साहब की इन्वेस्टमेंट आरामको के साथ, सऊदी अरब के साथ चल रही थी।
तो वो कंपनीज, उन बिलियनियर्स को नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमा भी लेंगे। तो उनको इसमें नुकसान होगा जो मतलब इंटरनेशनल मंडियों में है। अच्छा, ट्रम्प साहब के टैरिफ क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ तरह के लग रहे हैं, किसी पे कारों पे 25% है। अब जो ममालिक कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब मसलन वॉक्सवैगन कंपनी है, उन्होंने जो कार बेचनी थी, उन्होंने कहा हमारी 37,000 कार्स हैं, वो उनके पोर्ट पे हैं, मतलब अमेरिका में सेल के लिए अंदर जा चुकी हुई हैं। लेकिन जो बाकी कमोडिटीज़ हैं वो हम उसको होल्ड पे कर रहे हैं, बाकी जो मतलब प्रोडक्शन है वो उन्होंने रोक दी हुई है। अब उन कंपनीज को नुकसान होगा, ये जो मल्टी बिलियनियर कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा। हमारा तो इसमें कोई ना इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस है, ना हम कारें बना रहे हैं। अच्छा, अमेरिका का जो टैरिफ आया है वो ज़्यादातर मुतासिर करेगा जो ये अपना जहाज़ों की इंडस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका ने कि तकरीबन $250 अरब डॉलर की जो है वो इस चीज़ की इंपोर्ट है। इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके बाद अपना स्टील है, तो ये आयरन एंड स्टील और ये वो बेवरेजेज और ये छोटी मोटी जो, ये तो बड़े उनका माइनर पोर्शन है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो मेजर वो है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब इसी वजह से आप देखें कि जापान की मार्केट क्रैश कर गई, अपना हांगकांग की मार्केट क्रैश कर गई 33.3%, जो मैक्सिमम क्रैश है इस वक्त वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक मार्केट में। मैक्सिमम क्रैश जो है वो हांगकांग में देखा गया है, क्योंकि हांगकांग में चाइना की वजह से भी है, क्योंकि जैसे ही चाइना ने कहा कि हम भी 34% टैरिफ लगा रहे हैं। अच्छा, अब दुनिया टैरिफ का जवाब टैरिफ से क्यों नहीं दे रही? दुनिया टैरिफ का जवाब टैरिफ से इसलिए नहीं दे रही कि उसने अपने मुल्क के लोगों को तो सस्ती चीज़ें देनी है। ट्रम्प साहब को ये एक वहम हो गया कि गुज़श्ता 40-50 साल से जो वेस्ट है दुनिया उसको लूट रही है, और उन्होंने उसके बड़े अरबों डॉलर खा लिए हुए हैं, तो अब वो उनसे निकलवाएगी टैरिफ लगा के। और उन्होंने अपने अवाम को ये तसल्ली दी कि भाइयों ज़रा स्टूपिड ना बनो, वीक भी ना बनो, कमज़ोरी नहीं दिखाओ, डटे रहो। तो डटे रहोगे तो फ़ायदा और बड़ा पैसा आएगा इससे। तो ये जो टैरिफ है, ये तो टैरिफ मीन्स पैसा, लेकिन अब तक अमेरिका में 11.7 ट्रिलियन डॉलर का जो मुख्तलिफ मंडियाँ हैं उनमें लॉस हो चुका हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका को बहुत फ़ायदे में रहेगा, अभी तो लॉस चूँकि मल्टी बिलियनर्स को है। ये कमोडिटीज़ जब मार्केट में जाएंगी या नहीं जाएंगी, जैसे इंपोर्ट फर्ज करेंगे जी कम हो जाती है, यूरोप नहीं बेचता, जैसे अपना जो फ्रांस की एक ख़ास चीज़ अमेरिका में बहुत मशहूर है, तो उस पर जब टैरिफ आया तो उन्होंने कहा हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। कनाडा ने कहा कि हम भी नहीं करेंगे। जर्मनी ने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। कल ट्रम्प साहब के एक एडवाइज़र ने ये कहा है कि 70 मुल्कों ने हमें ये पेशकश की है कि हम टैरिफ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 70 ममालिक टैरिफ पर डिस्कशन करना चाहते हों। हाँ, यूरोपीय यूनियन करना चाहती है, 26-27 मुल्क वो हो जाएंगे। चाइना ने तो कहा ही नहीं है कि हम टैरिफ पे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि अगर मतलब अमेरिका ने ये जो लगाया हम इसका जवाब देंगे, और इससे अभी हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ये चाइनीज़ जो इकनॉमिक अफेयर्स के हुकाम हैं, उन्होंने ये कल भी स्पीच की है, परसों भी उन्होंने इस मसले पे स्टेटमेंट्स दिए कि हम टैरिफ का जवाब देंगे लेकिन पहले मंडियों को देखेंगे। चाइना बड़ी समझदारी के साथ चल रहा है, वो वर्ल्ड इकनॉमिक लीडर ऐसे तो नहीं बनेगा ना। और अमेरिका के जो इवन फंड मैनेजर्स हैं, देखिए फंड मैनेजर्स क्या हैं, ये इनका बड़ा रोल होता है अमेरिका में। फंड मैनेजर्स ये करते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों के पैसे लिए होते हैं और उनको वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट वालों को दे रहे होते हैं कि आप हवा साफ़ करो, दूसरी तरफ वो दे रहे होते हैं पेट्रोलियम कंपनीज़ को फंडिंग कर रहे होते हैं कि हवा ख़राब करो। तो ये फंड मैनेजर इस तरह के हैं। तो ये मैनेजर जो है ना, ये कह रहे हैं कि वॉर अभी वर्ष होगी, और वर्ष होने के बाद फिर इसके इम्पैक्ट को जो है वो भी स्टडी किया जाएगा। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि आया कि क्रैश होगी मार्केट के, नहीं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉलर मुस्तहकम होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी इसके बरक्स कह रहे हैं कि जब मार्केटें ही क्रैश कर गई हैं तो डॉलर की वैल्यू भी गिर जाएगी। डॉलर को तो एक्चुअली जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें फिर यूरोपीय मुल्कों ने ये फैसला किया था कि हम डॉलर को नहीं गिरने देंगे। और उसके बाद ये हथियार सारे मार्केट में आए थे कि जो मतलब बिटकॉइन जो है आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी जवाल कर गया है। हालांकि बिटकॉइन का बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो अपना क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस सारी टैरिफ वॉर से। तो लेकिन बहरहाल इनमें भी कुछ कमी आई है, और 86,000 पे जो पहले ये ट्रेड कर रहा था 77 पे आ गया है। तो इसमें भी कोई तकरीबन 11-12% की कमी देखने में आई है बाज़ क्रिप्टो करेंसीज में। और ख़ुद जो अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसीज बनाई हुई थी, ट्रंप ने जो अपनी जारी की थी, उसका तो बट्टा ही बैठ गया।
वो तो $27 पे जाके तो अब 0 पे आ गई है तकरीबन। अच्छा, अब इस पे जो अमेरिका में एक सोच है बिलियनियर किस्म की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिलियनियर्स की है, और जो तकरीबन 10% हैं वो 70-80% स्टॉक मार्केट पे मुख्तलिफ ज़रियों से काबज़ हैं। 10%, मैं फिर कहूँगा कि जो 10% हैं वो स्टॉक मार्केट के 70-80% पे काबिज़ हैं, और मज़ीद 50% जो है वो तकरीबन, तो 20% वो तकरीबन सारे पे, 10% के पास जो है ना वो 90% अवाम जो है उसके पास 10% शेयर्स हैं। तो जो अमेरिकन हैं उनकी फ़िलासफ़ी ये कि अभी हम मुतासिर नहीं हुए, अभी इस पे जो वहाँ के मल्टी बिलियनर हैं वो इससे बिल्कुल मुतासिर नहीं हुए। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे महंगी होना शुरू हुई तो मैंने एक को कहा यार पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, उसने कहा नो प्रॉब्लम, 400 रुपये लीटर हो जाए, 1000 रुपये लीटर हो जाए, हम सड़कों पे अकेले फिरेंगे तो मिर्ज़ा यार फिरता रहेगा। तो मतलब दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि गिरानी हो जाए, लोग मर जाएं तो वो आराम से जगह भी मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये भी मतलब परसेप्शन है वर्ल्ड वाइड। तो अमेरिका में भी यही है। तो अमेरिका अभी तो इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से मुतासिर होगा। रेस्ट एश्योर के पाकिस्तान पर इसके गिरानी के कोई असर नहीं हो, कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि हमारी अमेरिका से 4.41 से 4 तक अरब डॉलर की इम्पोर्ट है, जिस पे ये टैरिफ है। एक्सपोर्ट पे अपना जो है इम्पोर्ट पे, तो मतलब इससे हमको इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगे। हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत कम है अमेरिका से, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। टैरिफ एक्सपोर्ट पर है $7.12 बिलियन पे। तो वो मतलब अमेरिका अपने शहरियों को महंगी चीज़ें दी, हमें इस पर क्या एतराज़ है। तो ट्रम्प साहब ने अपनी कौम को कहा है कि मजबूत रहो, मुस्तकम रहो, डोंट बी स्टूपिड। तो अब स्टूपिड नहीं है, अमेरिकी बहुत अक्लमंद हो गए हैं, तो वो इंशाल्लाह मामलात को देखें आप संभाल लेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, पाकिस्तान पर इसके कोई मनफी असरात नहीं होंगे, क्योंकि हमारी उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं है, इंपोर्ट भी नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं है, जो टैरिफ से हैवीली मुतासिर हो रहा है। हाँ, 29% स्टेट टैरिफ है, तो लगा रहे अपने जो मर्ज़ी करते रहे, अपनी चीज़ें जितनी मर्ज़ी बेचें। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा एक बांग्लादेश का। एक अर्सा तक हमारे उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान की वजह से बहुत ख़राब रहे, और यही वो लोग थे जो हसीना वाजिद के ज़रिए से वहाँ पे साजिशें करते रहे, और यही वो लोग थे जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के भड़काते रहे, और जो वहाँ के मतलब इस्लाम पसंद एलिमेंट्स थे, जमात इस्लामी थी, दूसरी जमातें थीं, उन पर पाबंदी की बात करते रहे। उनके लोगों को एक कठपुतली किस्म की अदालती निज़ाम के ज़रिए से सज़ाएँ दी गई जो इंडियन ओरिएंटेड थीं। वहाँ का सारा निज़ाम इस तरह का हो गया था जिसमें मुफ्ती बाइनी के और जो शेख मुजीब के चाहने वाले थे वो सारे के सारे हर जगह पे बैठ गए थे। और जो ये रेवोल्यूशन आया जिसमें डॉक्टर यूनुस साहब जो हैं उसके चीफ़ एडवाइज़र या हुक्मरान या वज़ीर आज़म जो भी आप कह लें, क्योंकि पावर्स तो वो प्राइम मिनिस्टर की यूज़ कर रहे हैं, तो चीफ़ एडवाइज़र से लोगों को वाज़ेह नहीं होगा कि ये क्या है। तो डॉक्टर यूनुस साहब पे एक तो पहले ये कहा गया कि ये शायद अमरीकी एजेंट हैं, लेकिन वो तो चाइना चले गए, तो अमरीकी एजेंट कहाँ से आ गए। और चाइना में जाके उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पे पूरे इंडिया में खलबली मची हुई है। और अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो बड़ा आपको मवाद मिलेगा डॉक्टर यूनुस के ख़िलाफ़। नरेंद्र मोदी और उनके कई लोगों ने, दफ्तर ख़ारजा ने भी मुलाकात की, फिर दफ्तर ख़ारजा ने मजम्मत भी की है और मुलाकात में भी, लेकिन डॉक्टर यूनुस कोई झुकने वाले इंसान नहीं है। आप देखें ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की उनके साथ, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पाकिस्तान की वहाँ पे 14 अगस्त मनाया गया, ये भी पुरानी बात नहीं है, ताज़ा बात है। अब ये जो रेवोल्यूशन आया था ये एक्चुअली मुफ्ती बाइनी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि हुआ ये था कि फ़ौज में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम भर्तियों में इतना ज़्यादा कोटा रख दिया गया था जो उनके आर्मी मैन थे उनका, उनके बच्चों का, और वो बढ़ता जा रहा था। मतलब सारी नस्लें ही कोटा जब बच्चों पे ख़त्म हो गया तो दीगर रिश्तेदार भी शामिल कर दिए। तो मतलब सारी नस्लों को जो है ना उन्होंने इसमें संवारने की कोशिश की, जिस पे बेरोज़गारी, ढाका के पढ़े हुए लोग जो थे यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने एक बगावत में साथ दिया था अपना मुफ्ती बाइनी का, इस्तेमाल हो गए थे, पता नहीं था, तो वो भी सारे के सारे बेरोज़गार हो गए थे और इसीलिए उनको सड़कों पे आना पड़ा। और नाहिद इस्लाम जो उनकी लीडरशिप में थे, उससे जिनकी लीडरशिप में जुलूस निकले थे, तो उन्होंने इस सारे जुलूस की क़यादत की थी। और वहाँ पे जो है वो आर्मी बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी। और जब
हसीना वाजी साहबा ने फ़ौज को कहा आ जाओ, उन्होंने कहा हम अपने आवाम पे क्यों गोलियां चलाएं, पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका हुआ है। तो मतलब ये है कि ये डॉक्टर यूनुस साहब जो हैं वो बड़ी पावर के साथ जो हैं वो इस वक्त इक़्तिदार में है, क्योंकि उनके पीछे यूथ है। बांग्लादेश में तकरीबन 65% जो है वो 15 से 29 साल के हैं, और वोटर भी यही लोग हैं। मतलब ये सारे तो नहीं हैं, 15 से 18 साल तक के, 17 साल तक के तो नहीं, 18 से 19 साल के तो लोग हैं, लेकिन 29 साल तक की जो इतनी बड़ी यूथ है, वहाँ पे इतनी बड़ी फोर्स है। इस वक्त ये इन लोगों ने, नाहिद इस्लाम साहब ने एक सिटीजन्स पार्टी बना ली है, और इंडिया में भी इस चीज़ पे आग लगी हुई है कि सिटीजन्स पार्टी अगले इलेक्शन में खड़ी होगी, और इंडिया ये खौफ में है कि अगर इलेक्शन थोड़ा सा डिले हुए तो ये पार्टी अपने कदम जमा लेगी। अच्छा, अब इस पार्टी को सपोर्ट तो गवर्नमेंट की नहीं है, वो तो अपने हिसाब से रन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो इंडिया उस तरीके से नहीं है। देखें, बांग्लादेशी जो हेड हैं गवर्नमेंट के, वो हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बना के चलना चाह रहे हैं, और हर मुल्क के साथ जो जायज़ ताल्लुकात हैं वो कायम करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को भी उन्होंने एक बड़ा जायज़ मकाम दिया है, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर हो रहे हैं, और वहाँ तो ये भी आवाज़ें हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया जाए। तो डॉक्टर यूनुस साहब ने जो बयान दिया जब चाइना में, तो बयान बड़ा सीरियस था इंडिया के लिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था कि जो बांग्लादेश है वो इस रीजन में खलीज बंगाल का वारिस है, और वो ऐसे, ये इंडिया की जो 7 रियासतें वो ऐसे ही हैं जैसे हमने उनकी गर्दन, मुर्गी की गर्दन पे हाथ रखा हो। तो इसको चिकन नेक कहते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, कि मतलब वो नेक आपको पता है चिकन की तो होती नहीं है, या कमज़ोरी होती है, तो ज़रा सा भी मरोड़ो तो काम ख़त्म हो जाता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से आसाम और नीचे आती हैं मणिपुर तक, और उसके बाद मेघालय और उसके नीचे, तो ये आसाम और इसके साथ जो इधर की एरिया की दूसरी रियासत है वो एक 18 किलोमीटर तकरीबन, कहीं 20 भी होगी, कहीं 17 भी होगी, तो 18 किलोमीटर की पट्टी से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी बारीक सी पट्टी है, और इसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ उनके जो जिन आज़ाद रियासतों पे काबिज हुए हैं, सिक्किम और भूटान वगैरह हैं। तो बांग्लादेश ने इन चीज़ों पे एम्फोसाइज करते हुए चाइना को ये कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लैंडलॉक एरिया है इंडिया का ये रीजन, हम लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक मीन्स के समुंदर नहीं है, या समुंदर से एक्सेस नहीं है, तो हमारी एक्सेस है, आप आ जाएं तो हम। अब इंडिया को याद आया है जनाब, ये जो सारा मसला है इसका सार्क का, इंडिया ने सार्क ममालिक को लिफ्ट ही नहीं कराई थी। उसका ख्याल था वो तो विश्व गुरु बन गया, यानी वर्ल्ड लीडर बन गए नरेंद्र मोदी साहब, तो अब उनको ज़रूरत नहीं है, ये जो छोटे मोटे मुल्क हैं इनके साथ क्या बातचीत करते फिरें। तो उन्होंने तवील अरसे से सार्क को कोई घास वास नहीं डाली थी। हसीना वाजिद उनके साथ थी, उनके साथ वो टिके हुए थे, हसीना वाजिद के साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए थे, कुछ फंडिंग भी कर रहे थे पर्सनली। लेकिन अब भी जब मोदी साहब के साथ उनके मुलाकात हुए, और मोदी के अलावा दीगर जो लोगों के साथ, इनके दीगर लोगों के साथ मुलाकात हुई, उसमें इन्होंने 3-4 चीज़ें उठाई हैं। एक तो इन्होंने ये कहा कि जो बंगाल में हमारे लोग आए हुए हैं, मतलब जो बांग्लादेशी वहाँ पे मुकीम हैं, जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी दिल्ली में भी उन्होंने कुछ गिरफ्तारियाँ की, उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ पहले पाकिस्तान का नाम आता था वहाँ बेचारे बांग्लादेश का नाम भी आ रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेररिस्ट। तो मतलब बहरहाल अब उन्होंने इस पर कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि पानी की जो तकसीम है उसका मुआहदा ठीक हो। तीसरा, जो वहाँ पे अडानी साहिबा को ठेके दिए हुए थे बाज़ कई दर्जन अरब डॉलर के, वो उन्होंने कहा कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे। अब आपको पता है कि अडानी भी नरेंद्र मोदी साहब के लिए चिकन नेक की तरह हैं कि फंसे हुए हैं उसमें। अब कुछ लोग तो इंडियंस ये कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, इंडियंस कहते हैं कि अडानी जो कुछ कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, वो जो कमा रहे हैं वो उनके लिए कमा रहे हैं, और मोदी का मतलब अडानी, अडानी का मतलब मोदी। तो बहरहाल ना, मतलब ये जो भी सिचुएशन हो, लेकिन इसका पस मंज़र यही है कि बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ जब तक ये हुकूमत है ये इसी स्टेटस पे रहेंगे, और जब नई हुकूमत आएगी तो मज़ीद ख़राब होंगे। मज़ीद ख़राब ऐसे होंगे कि जो नाहिद इस्लाम साहब ने नई पार्टी बनाई है सिटीजन्स पार्टी, अब उसमें यूथ सारा का सारा है, और बांग्लादेश में यूथ बहुत इफ़ेक्टिव भी है और एक्टिव भी है। और यही वो यूथ था जिसने अंग्रेज़ के दौर में भी हड़तालें की थी, मौलवी फजल हक के ज़माने में। तो यही वो यूथ है जिसने, जो बाद में थोड़ा सा मिसगाइड हो गए थे। अब ये यूथ जब पूरी सही गाइडेंस के साथ है, तो कहा यह जा रहा है कि अगर ये अपनी यूथ का 50% वोट भी ले लेते हैं
तो ये अपना ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसकी हसीना वाजी खालिदा ज़िया की, उसको भी टफ टाइम दे देंगे, और अवामी लीग जो उसको तो ये भी सुन रहे हैं कि शायद बैन ही लग जाए। तो बैन अगर लग गया तो अब वो भी तो बैन लगाते रहे ना, हसीना वाजिद भी तो 50 लाख लोगों पे मुकदमे बना दिए थे जब इलेक्शन होने वाले थे, तो FIR पे FIR पे FIR हैं, एक एक FIR में कई 100 नाम होते थे। तो वो मतलब वो वाली सिचुएशन जो है ना वो बांग्लादेश में दोबारा तो नहीं आएगी, उतनी गिरफ्तारियाँ, उस तरह का कठपुतली अदालती निज़ाम। लेकिन अगर ये सीटें ले गए तो बांग्लादेश में बड़ी एक यूथ ओरिएंटेड, यूथ बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें बड़ा रोल होगा नाहिद इस्लाम जैसे यंग लीडर्स का। और ये यंग लीडर जो है ना वो इस वक्त भी बांग्लादेश की पॉलिसीज़ का फैसला कर रहे हैं, उनमें क्या पॉलिसीज़ होंगी क्या नहीं होंगी, तो यही आगे चल के जो है ना वो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के रिलेशंस भी शामिल होंगे। तो आप इस पे भी मुतमईन रहें कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव होंगे और इंडिया के लिए नई आजमाइश होगी इलेक्शन के बाद मज़ीद। तो अब लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, गर्मी बहुत है, पानी शानी पीजिए ठंडा, तो हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, हम वापस आ गए। देखा, आपको बताया था कि थोड़े से अरसे में आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि एक तो चाइना के साथ जो रिलेशंस बांग्लादेश के बन रहे हैं उसके रीजन पे क्या असरात मुरतब होंगे, उसके बाद जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है उस पर पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। तो मेरी तरफ से तो इत्मीनान है। अब आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो दोनों बहुत अलमनाक पहलू हैं और मुसलमानों के लिए बड़े काबिल गौर हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। अगर खुल जाएँ तो इसमें उनके लिए बहुत से मतलब जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि निशानियाँ हैं। अभी आप देखें कि जी परसों जो है ना, कल और परसों अमेरिका की 50 रियासतों में जुलूस निकले हैं, फ्री पैलेस्टाइन। 50 रियासतों में, 50 ही रियासतें हैं, तो मतलब तमाम की तमाम रियासतों में, और वो भी कोई छोटे मोटे जुलूस नहीं है जिसमें 2, 4, 10, 20 लोग हों। उसमें मतलब सड़कें की सड़कें भरी हुई थी। और एक सिडनी में जुलूस निकला जहाँ 12-15 साल की एक छोटी बच्ची जो है वो जुलूस को लीड कर रही थी, क्योंकि बच्चियों का बहुत कत्लेआम हुआ है अपना फ़लस्तीन में। और मतलब मैं क्या बताऊं, तो जो मतलब वहाँ पे कल परसों जो है ना इतनी बमबारी हुई है कि आखिरी कहते हैं जो आखिरी सलामत इमारत थी वो भी बर्बाद हो गई है। और हस्पताल, ना कोई हस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई मतलब ज़ाहिर है बाकी तो इदारे हैं ही नहीं। और बेचारे जो टेंट और तंबू थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब वो मलबे पे सो रहे हैं, मलबे पे रह रहे हैं, और मलबे पे जो जानवर आते हैं वो उन्हीं ज़िंदा या मुर्दा बच्चों को उठा के ले जाते हैं उनको फिर। तो जो आलमी ज़मीर है वो इतने बुरे तरीके से सोया हुआ है कि आँख उसकी खुल नहीं रही। किसी ज़माने में यही बेस्ट था, हमें सबक देता था इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स से। फिर ये ह्यूमन राइट्स जो है वो फेमिनाइजेशन का शिकार हो गए, और फिर ये जुमला आ गया कि जी फेमिनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जी तमाम जो ह्यूमन राइट्स है वो औरतों से मंसूब हो गए कि ख़वातीन को ये मिले, ख़वातीन को वो मिले, मर्द बेचारे फिर पीछे रह गए। तो अब ये सिचुएशन है कि जो हमें ह्यूमन राइट्स का दर्स दे रहे थे उन्होंने भी आंखें क्लोज की हुई, लेकिन उनकी आवाम जाग रहे हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि मुझे चाहे निकाल दो, जो मर्ज़ी कर दो, लेकिन जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, मेरी नौकरी की कोई कीमत नहीं है इन शहादतों के सामने। तो मैं कहूँगी चाहे मुझे जेल में डाल दो, चाहे गिरफ़्तार कर दो, तो ये कोई कुर्बानी नहीं है जो मतलब वो लोग दे रहे हैं। और कुछ ख़वातीन ने जो मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हेड्स हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, ऐसे और लोग भी हैं, तो उनके मुंह पर कहा है कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है वो स्पेसिफाई करने में कि कहाँ कहाँ मतलब लोग मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मतलब बंदे मौजूद हैं, कहाँ कहाँ कैमरे मौजूद हैं। मतलब कैमरों को भी टारगेट किया गया ना, ताकि कोई तस्वीर ही ना आने पाए। मोबाइल को टारगेट किया गया। अब ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकता है ना कि कहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। 2 रोज़ पहले कितनी वहशतनाक वीडियो सामने आई है जिसमें 1-2 सहाफ़ी जो हैं वो उन्होंने कोई आग का बम फेंका है। आग के भी बम होते हैं ना, आग लगाने वाले, नैपाम बम टाइप, तो केमिकल बम भी होते हैं। तो उन्होंने ऐसे बम फेंके जिनसे आग लग गई और वो उसमें ज़िंदा जल रहे हैं, उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि जिसमें जब बिल्डिंग ब्लास्ट हुई है तो उसके आसपास जो लोग थे वो ऐसे हवा में उछले जैसे कागज़ उछलता है, और वो
बम की जहाँ पे उसके वो धुएं के साथ ऊपर उठे और फिर नीचे आके, ज़ाहिर है राख की वो भी जली हुई लाशें ही होंगी जो ऊपर जाके तो नीचे आई हैं। मतलब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन आलमी ज़मीर से मेरी मुराद है हुक्मरानों के ज़मीर। आलमी ज़मीर मतलब हुक्मरानों के ज़मीर जो हैं वो चाहे किसी भी मुल्क में हों, वो बड़े बुरे तरीके से सोए हुए हैं, वो बेदार होने का नाम नहीं ले रहे। शायद मुआशी मुफादात हैं। अभी भी आप देखें कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्होंने यूके को दिया, बरतानिया को, यूनाइटेड किंगडम को, जहाँ 10% टैरिफ है, डिस्काउंटेड टैरिफ है, और दूसरे नंबर पे इसराइल है जहाँ 17% टैरिफ है। बाकी पे तो 50% तक है ताइवान और ऐसे ममालिक पे। तो इन मुल्कों को जो ये रिलीफ मिला, इसराइल को मज़ीद रिलीफ मिला। अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल जो है ना वो जब पहुँचे वहाँ पे नेतन्याहू, तो कल सारे अमेरिका में बड़ा जिसको कहते हैं ना कि सीरियस किस्म के मुजाहरे हुए, अमेरिका के अलावा वर्ल्ड वाइड। लेकिन ज़मीर तो फिर जब सोया हुआ है तो उसकी आँखें नहीं खुल रही। लेकिन अभी बहरहाल ये भी आ रहा है कि ईरान के साथ कुछ ने कहा कि जी नेतन्याहू साहब जो मुज़ाकरात करने गए ईरान पे हमला करने के लिए। लेकिन जो कुछ उनके साथ वहाँ पे हो गया है, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह की पब्लिक का ज़मीर जो है वो जिस तरीके से जागा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला करने की ज़रूरत करेंगे। और अभी ये भी आ रहा है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। अब ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ईरान पर हमला करने की कोई सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब ज़ाहिर है कि जब मुज़ाकरात की, आज भी उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के करीब तरीन लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ न्यूक्लियर मामलात पे मुज़ाकरात करने को तैयार है, ट्रेड पे नहीं, न्यूक्लियर मामलात पे मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो न्यूक्लियर मामलात पे जब मुज़ाकरा शुरू होंगे तो उसका फिर हर पहलू ज़ेर गौर आता है। और ईरान को इतना बुरा बारगेनिंग नहीं है, ज़ाहिर है ताकत के आगे थोड़ी सी चीज़ें राइट्स छोड़ना पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरानी जो है वो बहुत अच्छा बारगेन कर लेते हैं। तो इसलिए वो जब भी मुज़ाकरात होंगे तो कुछ ना कुछ पाई लेंगे और रीजन में बहरहाल एक फोर्स की तरह रहेंगे। इतनी अलमनाक सूरत हाल फ़लस्तीन में है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा के जो हिस्सा है कि आधा, उस पर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी है और उन्होंने वो सारी तैयारी कर ली है जो वो कहते हैं ना कि हम तैयारी करेंगे, हमारा जो एक क्या है उनका जो कुर्बानी का गाय की क्या जो एक ख़ास जानवर जहाँ जिसको उन्होंने करना है तो वो ना तो मतलब कहने का ये है कि वो अपनी चीज़ों पे कमिटेड हैं। वो अपनी कुर्बानी के बाद टेंपल बनाने पे या जो भी उनके आगे डेवलपमेंट्स हैं, इसकी जो भी शक्ल देना चाह रहे हैं उस पर कमिटेड हैं। लेकिन इस्लामी मुल्क जो हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने अभी जो है ना वो गौर फरमाना है। और हालत ये हो गई है कि मतलब बाज़ मुल्कों ने इस्लामी ममालिक से लोगों के जो वैलिड वीज़े उनको भी रोक दिया है। मेरी दानिश में ये वैलिड वीज़े इसलिए रोके गए हैं ताकि जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है ये लोग वहाँ जाके कोई मतलब आवाज़ ना उठा दें। अपना वीज़े तो हैं तो जाके वहाँ पे मतलब कोई किसी मुल्क पे मिडल ईस्ट के ये प्रेशर ना डालें कि आप खड़े क्यों नहीं होते। क्योंकि जैसे दुनिया में हो रहा है, बांग्लादेश में जो मल्टी बिलियनियर की कंपनीज़ हैं उनको उनके जो दुकानें हैं, जो प्लाजे हैं, उनको आग लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब तोड़ फोड़ है। उन्होंने उन इमारतों को भी तोड़ दिया है जो उनको होस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो पैसा जा रहा है फ़लस्तीन के कत्लेआम के लिए ये कंपनियां दे रही हैं, तो इन कंपनियों को जिन्होंने जगह दी हुई है, जो इनके मेज़बान हैं, मेज़बान में जो किराएदार, जिनके ये किराएदार हैं, हम उनको भी पकड़ेंगे। तो ये कैंपेन हमारे मुल्क में बाज़ शहरों में शुरू हुई है, बाज़ शहरों में नहीं भी हुई, तो लोग खा भी रहे हैं अन्नेवाह। तो ये मतलब एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है जिसमें मुसलमानों ने ये साबित किया है कि वो चाहे 50 मुल्क हों, चाहे 60 मुल्क हों या 10 मुल्क हों, वो ना होने के बराबर हैं। ऐसे नक्शे ट्रैवल कह रहे हैं कि मतलब एक छोटा सा मुल्क है इसराइल और उसके चारों तरफ जो है वो एक ताकतवर मुल्क हैं, और उनमें से अगर 3 मुल्क भी ज्वाइंट एक्शन ले लें तो ठीक है, मतलब नुकसान जंग में तो दोनों तरफ होता है, लेकिन आज़ादी की तो कोई कीमत नहीं होती। जो टीपू सुल्तान ने कहा था 100 साल ज़िंदगी जो है वो उससे एक शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। ग़ुलामी तो बहरहाल ग़ुलामी होती है, तो ग़ुलामी से तो मौत बेहतर होती है। अब इस सिचुएशन में बड़ी ग़ुलामाना ज़िंदगी बाज़ ममालिक की,
बाद ममालिक कहते हैं कि हमें दूसरों के मामलात के बजाय अपने ऊपर फिक्र करनी चाहिए। हमारे भी बाद लीडर कहते हैं कि हम अपने हालात देखें। भाई इंडिया तो अपने हालात नहीं देख रहा। आप अभी यहाँ पे एक बुत तोड़ दें, अभी मैं गारंटी देता हूँ कि किसी जगह पे जाके एक बुत तोड़ दें, उसके बाद देखें कि जी इंडिया से रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो जब दीगर मुल्क आपके ऊपर, या आप जैसे बामियान में बुत तोड़े गए थे 2011 में, तो जापान से क्या रद्द-ए-अमल आया था, यूनेस्को से क्या रद्द-ए-अमल आया था। तो जब वो अपनी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो हमें जिंदा इंसानों का तो तहफ़्फ़ुज़ करना ही चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा दाग रहेगा, ये तारीख़ में एक ऐसी चीज़ लिखी जाएगी कि एक ऐसी भी कौम दुनिया में आई थी जो अपने एक ख़ित्ते के लिए पूरी की पूरी कौम कुर्बान हो गई। तो और एक ऐसी जालिम कौम भी आई थी जो हिटलर ने एक बात की थी कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि मैंने यहूदियों को मारा क्यों है। और वाकई जो है ना, अब ये जुमले जो हैं ये मुख्तलिफ जगह पे बहुत ट्रैवल कर रहे हैं कि हिटलर ने कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया था कि वो अपने करैक्टर से ये बताएंगे कि वो क्यों मारे गए थे। तो ऐसा ही है, अभी भी आप देखें कि जो इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं वो भी हिटलर से मुतासिर हैं। वो हिटलर से मुतासिर महसूल ही नहीं था, वो उनसे भी मुतासिर हैं। तो ये बड़ी ग्रिम सिचुएशन है हमारे लिए, दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए। तो अब हम चलते हैं इंडिया। इंडिया में गुज़श्ता कई बरसों से वक़्फ़ बिल का मसला चल रहा था। वक़्फ़ एक्ट 1995 था कि जो मतलब मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के साथ उसमें होती रही हैं। 1950s की दिहाई में 54 में वो बना था। तो उसमें अब इन्होंने जो तरामीम की हैं वो मुसलमान स्पेसिफ़िक हैं। मसलन ये तरामीम किसी और अपना मज़हब के बारे में नहीं है। और मुसलमान जो है ना एक्चुअली कोई ख़ास टारगेट नहीं है। ख़ास टारगेट इनका हमारे जो मसीह भाई हैं वो हैं, उनको पता जाएगा बाद में। जो RSS राष्ट्रीय सेवक सिंह साहब की जो तंजीम है, उनके जो एक तर्जुमान है, उनका एक रिसाला भी निकलता, उस रिसाले ने एक मजमून छापा कि ये कहना सही नहीं है कि मुसलमानों की जो ट्रस्ट है, वक़्फ़ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 9,40,000 हैं। असल में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो चर्चों के पास हैं, गिरजाघरों के पास हैं, जो 1,10,00,000 से ज़्यादा अपना एकड़ बनती हैं, तो हेक्टर बनती हैं। तो मतलब ये है कि मुसलमानों से कोई तकरीबन 12-13 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी चर्चों के पास है। अब उनकी नज़र एक्चुअली गिरजाघरों पे भी है, लेकिन गिरजाघरों को बाद में पकड़ेंगे, डिवाइड एंड रूल है ना। RSS की पॉलिसी 1947 से पहले भी यही थी कि अंग्रेज़ों के साथ मिल के चलें, कांग्रेस को साइडलाइन करें, क्योंकि कांग्रेस लिबरलिज्म की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर शामिल भी रहें ताकि उनकी पॉलिसियों पर अंदाज हो। प्रणब मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये लोग जो हैं ये पार्टी में शामिल भी रहे, वजीर भी बनते रहे, काबीना में भी रहे, मौलवी फजल हक साहब के काबीना में भी रहे, लेकिन ख़त गवर्नर को भी लिखते रहे कि आए जी हम आपके साथ हैं, आप क्विट इंडिया मूवमेंट को हम रुकवा देते हैं। तो साथ पेशकशें भी करते रहे और मौलवी फजल हक की तरफ से भी गारंटी देते रहे, जिस पे उनको बाद में काबीना से फारिग होना पड़ा। तो इनकी तो हमेशा से 2 अमलियाँ बल्कि 6 अमलियाँ जारी रही हैं, तो वो तो इसी तरह से चलेंगी। तो अब मीडिया में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इंडिया में प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से भी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो वक़्फ़ ट्रस्ट, वक़्फ़ बोर्ड के पास है, और एक्चुअली ये बड़ी माइनर सी थी। पाकिस्तान से 231 गुना कम प्रॉपर्टी उनके पास है। उन्होंने तो पाकिस्तान से बड़ा बना दिया, और कहने का मकसद ये था कि इंडिया के अंदर वक़्फ़ बोर्ड की शक्ल में एक और पाकिस्तान मौजूद है। अच्छा, फिर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि वक़्फ़ बोर्ड जो कुछ भी प्रॉपर्टी का मालिक है वो हाथ रख देता है तो प्रॉपर्टी हो जाती है। कि जी उन्होंने कहा पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारी है, उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये कुंभ मेला होता है ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो ऐसा तो कोई बात थी नहीं, ये तो इस तरह की गई थी कि अगर कोई कुंभ मेले की प्रॉपर्टी को कह दे कि हमारी है तो होनी जाएगी। ये मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी इस तरह से बात की थी, तो इसी को उन्होंने बना दिया कि ये कहते हैं। तो वहाँ पे अब प्रॉपर्टी को जब ये इसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गए, कुछ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद कोई 9 के करीब रिटें जो दाखिल हो चुकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इसको जल्दी लिस्ट कर लेंगे, कपिल सिब्बल ने कहा है कि इसको जल्दी करें क्योंकि ये फौरी अहमियत का मसला है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ का सर्वे शुरू हो गया है। कोई तकरीबन $7.25 अरब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिसको हड़पने का प्रोग्राम है। वहाँ पे मसलन एक जुम्मा मस्जिद है। जुम्मा मस्जिद वो मस्जिद है जिसके बनाने पे एक हिंदू ने प्रॉपर्टी दी थी। अब इन्होंने जो है ना वो ये शिक शामिल की है कि वो आदमी जो है वो प्रॉपर्टी को अपना वक़्फ़ कर सकता है जो 5 साल तक डिवोटेड मुस्लिम हो।
अब मतलब ये कि जैसे पहले हिंदू मुसलमानों के लिए जायदादें अपनी दे रहे थे तो वो ना दी जाएं, वो जब्त कर ली जाएं। इस तरह का उन्होंने जो ये कानून बना के, तो अब उन्होंने कहा कल को ये मुसलमान पे भी नाफिज कर देंगे कि हमने तो इसको 3 दफ़ा जो मस्जिद में जाते नहीं देखा। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मस्जिदें नहीं बनी, मतलब गुज़श्ता 20-25 साल में एक भी मस्जिद नई इंडिया में नहीं बनी, हत्ता कि वो मस्जिद भी अभी तक नहीं बन सकी जो बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद वहाँ पे बननी थी, वो भी मुकम्मल नहीं हुई। फंडिंग बाहर से आ गई है, पैसे भी आ गए, बन भी रही है, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई, उन्होंने होने नहीं दी। इतना बड़ा मंदिर उन्होंने खड़ा कर लिया, मस्जिद नहीं होने दी। तो मस्जिदें तो अब अपनी शहादत की तरफ जारी हैं। तो अभी उन्होंने मदरसों में लोगों को निकालना शुरू कर दी। कागज़ देखें, ये जो प्रॉपर्टीज़ चली आ रही हैं इसकी विरासत मुग़लों के ज़माने से शुरू हुई। मुग़ल ने किसी को दे दी, उसने किसी को गिफ्ट कर दी, उसने किसी को गिफ्ट कर दी। फिर इंडिया ने जो वहाँ पे 30-40 बड़े फसादात हुए, उसमें उन्होंने सारी आबादी को शिफ्ट कर दिया। गुजरात में जब फसादात हुए तो लाखों लोग अपने घर से निकल के किसी और तंबुओं में चले गए। इसी तरह जहाँ जहाँ भी राइट होते गए, हाशिमपुरा में, इधर उधर मेरठ में, जहाँ जहाँ भी होते गए, हैदराबाद में, तो जहाँ जहाँ भी ये फसादात होते गए वहाँ से आबादी शिफ्ट होती गई। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब फसाद हुए 2000, जब ट्रंप साहब वहाँ पे थे, तो वो आबादी वहाँ से भी शिफ्ट कर गई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। तो अब ये इनके पास कहाँ कागजात होंगे जिनका घर ही आपने जला दिया है। तो इनको कागजात मांगने का मकसद ये है। तो अब उन्होंने सर्वे जो है वो कहते हैं कि हमने कर लिया है, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का तो पूरा मुल्क ही गवर्नमेंट का होता है असल में तो। लेकिन ये कहना कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसके राइट्स आप साबित करेंगे तो आपकी होगी, वो गलत होता है। इस पर ये कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वल राइट्स के शिके हैं, जो इंसाफ की शिके हैं 12, 13, 26, 16, तो इनकी क्लियर कट वायलेशन है। इसमें एक शिक वो बहुत कहते रहे कि ये कि किसी पे भी उंगली रख दे, तो ऐसा तो था ही नहीं। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इनके ऊपर सिविल कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी। इस वक्त भी 2-3 हज़ार मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, मुख्तलिफ उसके ट्रस्ट के ख़िलाफ़। तो इंडिया में हर यूनियन टेरिटरी में और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। इनकी तादाद कोई 30-31 के करीब है। तो हर वक्फ बोर्ड इस वक्त टूट चुका हुआ है। उनकी हुक्मरानी हिंदुओं के पास जाने वाली है, ऐसे जाने वाली है जैसे मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदू गवर्नर हुक्मरानी करते रहें और सारी पावर्स उनके पास रही हैं। तो ये बहुत ग्रिम सिचुएशन है। इस पे भी मुसलमानों को आंखें खोल के इंडिया की तरफ एक नज़र कर लेनी चाहिए। इस पे जो अरब ममालिक के अखबारात और जरीदे हैं वो तो लिख रहे हैं, अरब ममालिक में इस पे लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत से मुल्कों में नहीं भी लिखा जा रहा। हमारा जो पाकिस्तान है वो तो इंटरनेशनल को समझते कुछ है ही नहीं। हालांकि इंटरनेशनल से किसी मुल्क का परसेप्शन बनता है। पाकिस्तान का परसेप्शन उस वक्त अच्छा या बुरा होगा जब हम बताएंगे कि हम अच्छे या बुरे हैं। हम अपने बारे में भी नहीं लिखते, हम दूसरों के बारे में भी नहीं लिखते। इंडिया इस चीज़ का क्रेडिट लेता है कि हमने मुसलमानों का चेहरा मसक करने में बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि हमने मीडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ा छापा है। तो हमें जो इंडिया का मसक शुदा चेहरा है, जो इंडिया मुसलमानों के हुकूक को सल्ब कर रहा है, जो उन्हें घेटोज़ में ऑलरेडी भेजा हुआ है, उससे भी अब वो फारिग करने वाला है। तो अभी ये इससे ज़ाहिर है अब 9,40,000 प्रॉपर्टीज़ पे जो लोग आबाद हैं, इनसे जो इदारे चल रहे हैं, जो मदरसे चल रहे हैं, जो फ़ंड चल रहे हैं, जो एजुकेशन हो रही है, तो ये मुसलमान इसमें मज़ीद पीछे चले जाएंगे। तो ये बड़ी आंखें खोल देने वाली सिचुएशन है, इस पे तवज्जो करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे ऐसे ही 3-4 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।